1980 80s का दशक जाना जाता है बड़े बाल, नियॉन, एमटीवी और फिर Every October, a hole appears in the ozone layer over the South Pole. The hole in the ozone shield is the size of the continental United States. The protective ozone layer is being threatened as never before. We're all at risk. वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी कि मानवता 2050 तक ओजोन लेयर को पूरी तरह से नष्ट करने की राह पर है और इसकी वजह से इकोसिस्टम कोलैप्स हो जाएगा, स्किन कैंसर का दर आसमान छू जाएगा और जैसा कि हम जानते हैं जीवन का अस्तित्व पृथ्वी से ख़त्म हो जाएगा। लेकिन आज ओजोन लेयर फिर से ठीक हो रहा है। एक अच्छे कार्य में एक पर्यावरणीय तबाही को रोकने के लिए दुनिया साथ आई। तो हमने ये कैसे किया और हम इससे क्या सीख सकते हैं? ओजोन लेयर एक प्रकार का पृथ्वी का सुरक्षा कवच है जो गैसेस और मॉलिक्यूल्स से बना होता है, जो हर जीवित चीज़ की सुरक्षा करता है सूर्य से आने वाली दो प्रकार की अल्ट्रावायलेंट किरणों से। ये एक शक्तिशाली ढाल है, लेकिन ये नाजुक भी है। 1985 में वैज्ञानिकों ने ओजोन की भारी नुकसान की खोज की। अंटार्कटिका के ठीक ऊपर ओजोन का 40% भाग नष्ट हो गया था, जिसमें एक छेद बन गया था। वसंत ऋतु में बने इस छेद को वैज्ञानिकों ने महसूस किया और ये और भी खराब होता गया। This was a wake-up call. It wasn't small and far in the future. It was now and way bigger than anybody ever imagined and no one. ये है डॉक्टर सोलोमन, एक एटमॉस्फेरिक केमिस्ट। 1986 में उन्होंने अन्य वैज्ञानिकों के साथ अंटार्कटिका के लिए उड़ान भरी, ओजोन में बन रहे छेद की जांच करने के लिए। सुसान सोलोमन टीम को लीड कर रहे थे। कुछ वैज्ञानिकों ने ओजोन का माप लेने के लिए आसमान में गुब्बारे छोड़े, जबकि अन्य ने ज़मीन पर माप लिया और वो सब एक कंक्लूजन पर पहुँचे। सबसे बड़ी समस्या क्लोरीन थी और मानव निर्मित क्लोरोफ्लोरोकार्बन या CFC थी। CFC ज़मीन पर हानिकारक नहीं है, लेकिन एक बार वो एटमॉस्फेयर में तैरने लग गए तो सूरज उनको क्लोरीन में ब्रेकडाउन कर देता है। CFC ऑक्सीजन और क्लोरीन मोनोऑक्साइड बनने के लिए ओजोन से जुड़ते हैं। फिर लूज ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स क्लोरीन मॉलिक्यूल्स को टकराते हैं और क्लोरीन मॉलिक्यूल्स सेपरेट हो जाते हैं, जो अधिक ओजोन को डिस्ट्रॉय करते हैं, और ये एक चेन रिएक्शन का हिस्सा है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन का लंबा जीवन काल समस्या का एक बड़ा कारण है। वो हमारे वातावरण में 50 से 150 सालों के बीच रहते हैं और उस समय हम CFC का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे थे। अमेरिका ने एरोसोल के कैन में पहले ही CFC का यूज़ करना बंद कर दिया था, लेकिन अधिकांश दुनिया में अभी तक ये नहीं हुआ था और वो अभी भी रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर में CFC का इस्तेमाल कर रहे थे। पूरी दुनिया को एक बड़ा बदलाव करने की ज़रूरत थी। डिज़ास्टर 1987 में ओजोन लेयर का 50% तक ख़त्म हो चुका था। इसे बढ़ते खतरे के कारण आज तक की सबसे तेज़ सामूहिक कार्रवाई की गई। डॉक्टर सोलोमन और अन्य वैज्ञानिकों ने जनता को सूचित करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की। टीवी शो और फिल्मों में ओजोन लेयर के बढ़ते खतरे के बारे में दिखाई देने लगा और इन सारी जनजागरूकता ने दुनिया भर के नेताओं और लीडर्स पर कार्रवाई करने का दबाव डाला और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ने इसे ऑफिशियल बना दिया। इसने स्वीकार किया कि वर्ल्ड वाइड इमिशंस ओजोन लेयर को महत्वपूर्ण रूप से समाप्त कर सकता है और इसके परिणाम स्वरूप मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण पर प्रतिकूल इफेक्ट पड़ता है। कंट्रोल मेजर्स में उन क्षयकारी पदार्थों को लिस्ट किया गया जो ओजोन लेयर के लिए घातक है, ताकि उनका उपयोग कम या ना के बराबर किया जाए। इन पदार्थों का अल्टरनेट टेक्नोलॉजी यूज़ करने के लिए सब्सिडीज, एड, क्रेडिट, गारंटीज़ और इंश्योरेंस प्रोग्राम विकसनशील देशों ने जारी किए। हर एक देश ने इस प्रोटोकॉल पर साइन किए। ये मानव इतिहास का सबसे सफल पर्यावरणीय समझौता साबित हुआ। इसके तुरंत बाद दुनिया के सबसे बड़े CFC उत्पादकों ने CFC का उत्पादन बंद कर दिया। जैसे कि प्रोटोकॉल 1 जनवरी 1989 को जारी किया गया था, ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंस की खपत CFC सहित गिर गई। आज मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर किए गए 30 साल से अधिक वर्षों के बाद ओजोन छिद्र बनना बंद हो गया और अब सिकुड़ रहा है और 2065 तक पूरी तरह ठीक हो जाने की उम्मीद है। लेकिन और भी बहुत कुछ किया जाना चाहिए। CFC बैन होने के बाद हमने हाइड्रोक्लोरोकार्बन या HFC का उपयोग शुरू कर दिया। HFC ओजोन लेयर को ख़त्म नहीं करते, लेकिन वो एक शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैस है जो क्लाइमेट चेंज का रीज़न है और ये सबसे तेज़ी से बढ़ने वाला है। इसीलिए 2016 में HFC को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में शामिल करने के लिए संशोधन किया गया और अब उन्हें भी पूरी तरह से हटाया जा रहा है। लेकिन ये बहुत छोटा हिस्सा है क्लाइमेट चेंज का। क्लाइमेट चेंज सबसे चैलेंजिंग पर्यावरणीय समस्या है जिस पर बड़े समाधान की ज़रूरत है। दुनिया के ज़्यादातर हिस्सों में लोग अब समझते हैं और इसके पर्सनल इफेक्ट के बारे में चिंतित है और हम व्यवहारिक समाधान ढूंढ रहे हैं।
यह सच नहीं है कि हम अब कुछ नहीं कर सकते। हमें क्लाइमेट चेंज की गेंद पर नज़र रखने की ज़रूरत है, और अगर हम ऐसा करते हैं तो हमें ऐसा एनवायरनमेंट मिलेगा जिसकी हम मांग करते हैं।